नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन के बारे में। मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन को अंग्रेजी में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के नाम से जाना जाता है। आपको बता दो बीए बीएससी बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में अगर आप होते हैं तो को करिकुलर सब्जेक्ट में आपको ये सिलेबस देखना होता है। मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यूज टाइप के आते हैं बेसिकली। तो कल आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का भी पेपर है और कई विश्वविद्यालयों के पेपर अभी नहीं हुए हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और 2026 की परीक्षाओं के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दूं कि इस लेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में फंसने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। 2025-2026 के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस जिनको मैं बहुत ही तीव्र गति से बहुत कम समय में आपको बताने का प्रयास करूंगा। हमारी गति बहुत ही तीव्र होगी। आप चूंकि इससे पहले मैं कई क्लासेस दे चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा, तो रिवीजन क्लास के तौर पर इसको लीजिएगा। ठीक है, चले यहाँ पर मैं आपको तीव्र गति से आगे बताने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताते हुए आगे बढ़ूंगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? देखिए, सत्य, शांति, प्रेम, अहिंसा और धर्म, ये सब बेसिकली जो है ये तत्व मानव मूल्य के अंतर्गत आते हैं। धर्म भी मानव मूल्य है, सत्य, शांति, प्रेम, अहिंसा सब है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मूल्य उसे कहते हैं जिनसे मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती है, ये विचार किसका है? तो ये विचार किसका है भैया? इस विचार को किसने दिया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इस विचार को किसने दिया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इस विचार को दिया है अर्बन महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, मूल्य के संबंध में सत्य रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी वस्तु का रंग व रूप, सुगंध, तापमान, आकार होता है, उक्त विचार किसने दिया? तो मूल्य के संबंध में सत्य रूप से ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी वस्तु का रंग, रूप, सुगंध, तापमान या आकार जो होता है उसी से मूल्य का तात्पर्य होता है। ये विचार किसने दिया है? तो जावोड महोदय ने दिया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका भैया, मूल्य का संबंध आंतरिक रुचियों से होता है जिनका अनुमोदन समाज के द्वारा किया जाता है और उनकी वस्तुनिष्ठ रूप से परख करी जाती है, ऑब्जेक्टिव तरीके से परख करी जाती है, जो सत्यता पर आधारित होते हैं और जिनको सभी लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, पूरा समाज के द्वारा अनुमोदन होता है उसका। ये विचार किसका है? ये विचार है जॉन डीबी का, शिक्षा शास्त्री है ये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मूल्य समाज के द्वारा अनुमोदित उन इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जिन्हें अनुबंध, अधिगम, अधिगम माने सीखना, समाजीकरण, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा आत्मसात यानी सीखा जाता है और जो व्यक्तिगत मानकों तथा आकांक्षाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मूल्य के बारे में यह विचार किसका है? तो राधा कमल मुखर्जी जी का यह विचार है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने ए लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आप देखेंगे भाई। प्रश्न, निम्न में से कौन मूल्य की विशेषताएं हैं या विशेषता है? देखिए, मूल्यों को सीखा जाता है, बिल्कुल मूल्यों को हम सीखते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मूल्य भी हस्तांतरित होते हैं, क्योंकि मूल्य संस्कृति के एक पार्ट होते हैं। ठीक है, मूल्य सामान्यतः अस्थायी प्रकृति के होते हैं, अस्थायी इनकी प्रकृति अस्थायी होती है, ये एक प्रकार से नष्ट नहीं होते, या एक प्रकार सभी समाज में आप देखते हैं जो समाज के सभी लोगों पर मूल्य वही तरीके से लागू होते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक है। मूल्य व्यक्तित्व के भीतर गहराई पर स्थित, तो बिल्कुल ठीक बात, यानी ये तीनों विशेषताएं मूल्य की ही हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, बेटा निम्न में से कौन मानव मूल्य यानी ह्यूमन वैल्यूज के महत्व को स्पष्ट करता है? देखिए, मूल्य निर्णय लेने में सहायता करते हैं हमारी, बिल्कुल ठीक है। मूल्य हमारे जीवन को दिशा देते हैं कि किस दिशा में हमको काम करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये जानकारी हमको मूल्यों से ही होती है। ठीक है, इसके अलावा मूल्य एक समाज के निर्माण में मदद भी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सारी चीज़ें जो हैं मूल्य, मानव मूल्य के महत्व को स्पष्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो आध्यात्मिक मूल्य में जैसे श्रद्धा हो गया, शांति है, दया, विनम्रता, आस्तिकता और सहृदयता, ये सब शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, भैया मूल्यों के द्वारा सभी चीज़ों का मूल्यांकन किया जा सकता है, चाहे वे भावनाएं हों, चाहे वो विचार हों। ठीक है, चाहे कोई क्रिया हो, गुण हो, वस्तु, समूह, लक्ष्य या साधन, कुछ भी हो, सभी का हम क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं मूल्यों के द्वारा। ये विचार किसका है? तो इस विचार को दिया था जॉनसन महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है,
मूल्य व्यक्तित्व को या सामाजिक अंतःक्रिया की व्यवस्था को संगठित करके या करने में सहायक होता है। उक्त विचार निम्न में से किसका है, बताएं। तो मूल्य व्यक्तित्व को या सामाजिक अंतःक्रिया की व्यवस्था को संगठित करने में सहायक होता है, यह विचार किसका है भाई? ये विचार है जॉनसन का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन नैतिक सकारात्मक मूल्य है? अहिंसा, धैर्य और शांति, ये नैतिक सकारात्मक मूल्य है, यानी कि मोरल पॉजिटिव वैल्यूज हैं ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे कई क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे, जैसे ये नकारात्मक सकारात्मक मूल्यों को लेकर के प्रश्न है। निम्न में से कौन नकारात्मक मूल्य है? निगेटिव वैल्यू, देखिए हिंसा नकारात्मक है, कायरता भी नकारात्मक मूल्य है और अन्याय भी नकारात्मक मूल्य है। जबकि अगर बात की जाती न्याय की, ठीक है, बात की जाती अहिंसा की, तो ये सब कैसे हैं? ये सब आपके सकारात्मक मूल्य हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहादुरी की बात करी जाती तो भी वो सकारात्मक मूल्य है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से नैतिक सामाजिक मूल्य हैं, यानी कि जो है मोरल सोशल वैल्यू, इनमें से देखिए सच्चाई, मैत्री और ईमानदारी, ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव मूल्य में शामिल है? देखिए नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य या फिर हिंसा। देखिए हिंसा तो बिल्कुल मानव मूल्य में शामिल होगी नहीं, ये नकारात्मक वैल्यू है। यानी नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य, ये दो प्रकार के मूल्य शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका लगा देंगे ए और बी, दोनों करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़िएगा बेटा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका है, निम्न में से कौन नैतिक मूल्य है? इनमें से देखिए न्याय आपका नैतिक मूल्य है और ईमानदारी भी नैतिक है, अन्याय जो है यह अनैतिक मूल्य है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए और बी दोनों आपके नैतिक मूल्य हैं, यानी कि न्याय और ईमानदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आध्यात्मिक मूल्य है? बताएं, स्पिरिचुअल वैल्यू इनमें से कौन सा है? शांति, अहिंसा और प्रेम, ये सब आध्यात्मिक मूल्य है, बिल्कुल राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन भौतिक मूल्य है? फिजिकल वैल्यू इनमें से, देखें फिजिकल वैल्यू में नहीं है प्रश्न। देखें मकान आपका फिजिकल वैल्यू है, वस्त्र आपका भौतिक मूल्य है और भोजन भी भौतिक मूल्य है। यानी कि ये सब चीज़ें जो आपको दिखती हैं, जिसको आप छू सकते हैं, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो आपका भौतिक मूल्य होता है, ठीक है। तो आप वस्त्र को या मकान को देख सकते हैं, वस्त्र को देख सकते हैं, छू सकते हैं, भोजन को देख सकते हैं, लेकिन दया जो है आपका ये अभौतिक मूल्य होता है। अभौतिक चीज़ें वो होती हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मूल्य आपके दो प्रकार से ऐसे हो सकते हैं, एक भौतिक मूल्य और एक अभौतिक मूल्य। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक मूल्य नहीं है? मनोवैज्ञानिक मतलब कि साइकोलॉजिकल वैल्यू कौन सा नहीं है? देखिए आपका प्रेम जो है ये साइकोलॉजिकल वैल्यू है, ठीक है। करुणा भी साइकोलॉजिकल वैल्यू है और दया भी साइकोलॉजिकल वैल्यू है। दान जो होता है ये आध्यात्मिक वैल्यू होता है, मतलब कि ये एक प्रकार से स्पिरिचुअल वैल्यू यानी कि आध्यात्मिक मूल्य में आ सकता है। ये आपका मनोवैज्ञानिक नहीं, करुणा, प्रेम, दया ये आपका मनोवैज्ञानिक मूल्य में शामिल होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, प्रबंध का अर्थ पूर्व अनुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करने से होता है। तो प्रबंध के तमाम प्रकार के जो चरण हैं, पूर्व अनुमान लगाना, संगठन करना, संगठन को निर्देश देना, समन्वय करना संगठन में और उसका नियंत्रण करना, ये सब एक प्रकार से प्रबंध का मतलब होता है। बिल्कुल सही बात है, इसको कहा था फियोल महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रबंधन को अंग्रेजी में मैनेजमेंट बोलते हैं। प्रश्न, प्रबंध जो होता है मैनेजमेंट या मैनेज व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, ना कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह कथन किसका है? तो प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, ना कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह कथन किसका है भैया? लॉरेंस ए एप्ले का ये कथन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं? देखिए प्रबंध के कार्यों में आपका नियोजन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण ये आपका प्रबंध के कार्य में शामिल है, जबकि सहयोग इसमें नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रबंध एक है। प्रबंध क्या है भैया? प्रबंध एक कला है या विज्ञान है? देखिए प्रबंध यानी मैनेजमेंट एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, दोनों है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? देखिए उद्देश्य इनमें से, देखिए रोजगार उपलब्ध कराना प्रबंध का उद्देश्य है, लाभ अर्जित करना भी उद्देश्य है, संगठन का विकास करना भी उद्देश्य है, नीति निर्माण का करना इसका उद्देश्य नहीं है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नीति का निर्धारण कार्य है, उच्च स्तर प्रबंध का कार्य होता है नीतियों का निर्धारण करना, उच्च स्तर प्रबंधन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका, समन्वय क्या है? देखिए समन्वय है, समन्वय प्रबंध का उद्देश्य, प्रबंध का सार, प्रबंध का सार होता है समन्वय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रबंध का प्रथम काम नियोजन होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे।
प्रश्न बेटा, प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का करता है, दूसरों का करता है क्या, दूसरों का प्रबंध करता है। तो प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का प्रबंध करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्रबंध एक व्यवस्था है, कैसी, गतिशील व्यवस्था है प्रबंध। ऑप्शन नंबर सतत प्रक्रिया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति ही प्रबंध कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। श्री रामकृष्ण परमहंस बंगाल के किस जिले में रहने वाले थे, तो ये हुगली जिले में रहने वाले थे, बी ऑप्शन। श्री रामकृष्ण परमहंस के गांव का क्या नाम था, तो इनके गांव का नाम था कमारपुकुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, श्री रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, जिस मंदिर के पुजारी बने उसे किसने बनवाया था, तो उसको रानी रासमणी ने बनवाया था। बेसिकली श्री रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था, तो नरेंद्र नाथ दत्त उनके बचपन का नाम था। युवा दिवस भी उनके जन्मदिन के डेट को मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न, श्री रामकृष्ण जिस मंदिर के पुजारी थे वह कलकत्ता के किस स्थान पर स्थित था, तो दक्षिणेश्वर स्थान पर स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न, श्री रामकृष्ण परमहंस सिद्ध संत थे। तत्कालीन समय में उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म समाज के किस बड़े नेता को प्रभावित किया था, तो प्रताप चंद मजूमदार को प्रभावित किया था इन्होंने। ठीक है, श्री रामकृष्ण परमहंस ने। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नरेंद्र नाथ नाम था किसका, स्वामी विवेकानंद जी का। तो बालक नरेंद्र नाथ ने अपनी किशोर अवस्था में सबसे पहले किस संगठन की सदस्यता ग्रहण करी थी, तो उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की सदस्यता को ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, साधारण ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में मूल अंतर क्या था, तो देखिए पहला इसका सही होगा। ब्रह्म समाज मूलतः हिंदू विरोधी था, जबकि साधारण ब्रह्म समाज का मूल उद्देश्य क्या था, हिंदू विरोधी ना होकर के उसको सुधारना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लेकर के अपनी आगे की पढ़ाई संपन्न करी थी या शुरू करी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंसी कॉलेज। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से तीव्र गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसको समझा करके बहुत बार बता चुका हूं, आपको बता दूं, लेकिन ये रिवीजन क्लास के तौर पर मैं दे रहा हूं। 150 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो आप सभी लोग इसको बहुत ही तीव्र गति समझने का प्रयास करें। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन से, बिल गेट्स का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था, तो वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बिल गेट्स का जन्म कब हुआ था बेटा, 28 अक्टूबर 1955। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बिल गेट्स का जन्म किस देश में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, या अमेरिका में हुआ था, या जर्मनी में, या जापान में, तो अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भैया कि बिल गेट्स ने किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ पद छोड़ दिया था, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल गेट्स ने किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ वाला जो पद था वो छोड़ दिया था, बताने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कब छोड़ा था भैया, सन 2000 ईस्वी में छोड़ा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बिल गेट्स ने वर्ष 2000 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट की बागडोर किसे सौंपी थी, बताएं। माइक्रोसॉफ्ट की बागडोर किसे सौंपी थी भैया इन्होंने, तो किसको सौंपी थी भैया, फटाफट से बताएंगे, सत्य नडेला को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स ने किसके साथ मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी थी, बताएं। तो इन्होंने किसके साथ मिलकर के, पॉल एलन जो कि इनके एक मित्र थे, उनके साथ मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बिल गेट्स का प्रिय खेल क्या था, देखिए बिल गेट्स पिकेलबॉल भी अच्छा खेलते थे, ब्रिज और गोल्फ, ये सभी इनके अच्छे खेल थे। अगला प्रश्न, बिल गेट्स ने किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट को पूरी तरह से छोड़ दिया था, 2008 में इन्होंने पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दिया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट जो आपका MS एक्सेल, MS ऑफिस, ये सब है, सब माइक्रोसॉफ्ट ही, MS माने माइक्रोसॉफ्ट ही होता है। अगला क्वेश्चन से, किस वर्ष बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सदस्यता भी छोड़ दी थी, तो इसको मार्च 2020 में छोड़ दी थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बिल गेट्स ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा हेतु प्रवेश किया किंतु स्नातक की डिग्री प्राप्त नहीं करी थी, तो वो था भैया कौन सा विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, देखिए सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, थॉमसन हॉलीडेज के ने ब्रिटेन का पहला B2B ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम आरंभ हुआ कब, थॉमसन हॉलीडेज ने ब्रिटेन का पहला B2B ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम आरंभ किया, कब किया था, 1981 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फ्रांस टेलीकॉम ने मिनीटेल को ऑनलाइन ऑर्डर लेने के लिए आरंभ किया, कब, 1982 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बोस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज ने
अपना पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया? 1982 में, यानी 1982 में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। ठीक है, बोस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज ने अपना पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कब लागू किया, लॉन्च किया? 1982 में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। टिम बर्नर्स ली ने पहला वेब ब्राउजर कोड लिखा कब? 1990 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बुक स्टैक्स अनलिमिटेड ने किताबों का पहला मार्केट प्लेस कब शुरू किया? 1992 में, 1992 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेटस्केप नेविगेटर आरंभ किया कब? फटाफट से आप बताएंगे तो 1994 में। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। प्रश्न, नेट मार्केट में 10 समनर्स टेल्स पहली सुरक्षित खरीदारी बनी जिसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदा गया था, तो वो समय कब था? 1994 का। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, ईबे और अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट शुरू हुई कब? बताएं। ईबे और अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जो शुरू की गई वो 1995 में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, पेपाल ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के रूप में शुरू किया गया कब? पेपाल के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के रूप में शुरू किया गया था 1998 में, 1998 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, Alibaba.com की शुरुआत कब हुई? Alibaba.com की शुरुआत 1999 में हुई थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? देखिए, ध्वनि का अवशोषण। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिध्वनि, एक मिनट ये गलत हो जाएगा। प्रतिध्वनि, प्रतिमान्य होता लौट करके आना, तो यानी कि ध्वनि का परावर्तन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन से, सौर ऊर्जा प्रदूषित करती है किसको? सौर ऊर्जा जो होती है वो किसको, सौर ऊर्जा किसको प्रदूषित करती है? सौर ऊर्जा किसको प्रदूषित करती है भैया? इनमें से किसी को नहीं। ठीक है, सौर ऊर्जा किसी को प्रदूषित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, या अम्लीय वर्षा का पीएच मान मूल्य 7 से कम होता है? अम्लीय वर्षा जो होती है 7 से कम होती है। 7 जो होती है वो उदासीन वर्षा होती है, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, माइक्रोग्राम EM3 मात्रक है किसका? तो ये वायु प्रदूषण मापने का एक मात्रक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अम्लीय वर्षा से किस ऐतिहासिक महल को क्षति हो रही है? ताजमहल को क्षति हो रही है। ए ऑप्शन। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वायुमंडल में सुरक्षा कवच के नाम से किसे जानते हैं? तो ओजोन परत को सुरक्षा कवच के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खून में उपस्थित हीमोग्लोबिन को किस में बदल देती है? तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड और HB, ठीक है, इसमें बदल देती है। तो इसमें हीमोग्लोबिन को एक प्रकार से COHB में बदल देती है। अगला प्रश्न, द्वितीयक प्रदूषक इनमें से कौन सा? देखें, CO प्राथमिक प्रदूषक है। CO मानव कार्बन मोनोऑक्साइड। वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाली गैस, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज़्यादा वातावरण को गर्म करने वाली गैस कौन सी है? वह कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है वो कौन सी है? वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और वातावरण की जो क्या नाम है, ओजोन परत में छिद्र कर रही है, यानी कि बेसिकली मान के चलें कि वातावरण में जो CFC गैस होती है ये ओजोन के लिए सबसे ज़्यादा एक प्रकार से खतरनाक गैस है। ओजोन परत के लिए कौन सी? CFC गैस। ठीक है, कहाँ से निकलती है? रेफ्रिजरेटर से, यानी कि फ्रिज से। और कहाँ से निकल सकती है? ये AC से, एयर कंडीशनर से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। घर के रसोई में मुख्यतः वायु प्रदूषक होता है। घर के रसोई में कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है, CO। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जैसे आजकल आप ठंडी में हाथ सेंकने के लिए अलाव जलाते हैं, उससे जो गैस निकलती कौन सी है? CO है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। शीशा एक मुख्य वायु प्रदूषक है जिसका स्रोत पेट्रोल वाहनों से मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, थार मरुस्थल। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न भैया, थार मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र का घटक नहीं है, किसका? देखिए, थार मरुस्थल जो है वहाँ पर सेमड़, खिजड़ी और आक, इन सभी के वृक्ष पाए जाएंगे। ये सभी प्रजातियाँ आपको मिलेंगी। तो इन सभी का पारिस्थितिक तंत्र है थार का मरुस्थल, जबकि कमल का नहीं है, क्योंकि कमल जो है दलदली भागों में पाया जाएगा, मरुस्थल में कमल नहीं पाया जाता।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से मरुस्थल माने होता है मरी हुई भूमि, निम्न में से कौन सा क्षेत्र एक तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट जिसको कहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जीव जंतुओं की और वनस्पतियों की प्रजातियाँ होती है उसी को हॉट स्पॉट कहते हैं। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र एक तप्त स्थल हॉट स्पॉट है? तो आपका पश्चिमी घाट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट पर बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ, बहुत ज़्यादा जीव जंतु की प्रजातियाँ और वनस्पतियों की प्रजातियाँ निवास करती हैं। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं भैया? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना क्या कहलाती है? तो पर्यावरण को बचाते हुए विकास रखने की संकल्पना जो होती है इसी को संपोषित विकास या सतत विकास के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजी में इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, संपोषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? संपोषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, मतलब कि कब किया गया था प्रयोग? सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 1980 में किया गया संपोषित विकास का सबसे पहले प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास। संपोषित विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1983 में गठित आयोग कौन सा था? तो था ब्रंटलैंड आयोग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 2,4-D एक प्रभावशाली है। 2,4-D जो है ये हर्बिसाइड से एक, ऑप्शन नंबर एक ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर हुआ है? अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ओजोन परत जो है उसमें जो है क्या हो रहा है? छेद हो रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। क्यों हो रहा है? इसका वजह है CFC गैस, ठीक है। और अगर ये छेद हो जाएगा तो इससे क्या होगा? ओजोन परत अगर नहीं रहेगी तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्टली हम तक पहुँचेंगी और हमको नष्ट कर देंगी। कहने का मतलब ये है कि हमारे त्वचा पर स्किन कैंसर जो होता है वो बीमारियाँ होनी शुरू हो जाएंगी और तमाम प्रकार की बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। अगला प्रश्न, किसी भी परितंत्र में आने वाले समय में जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है, इनमें से बताएं। देखिए, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के सभी होते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। उत्पादक मतलब उत्पादक जो होते हैं जैसे कि घास फूस हो गए, ये सब उत्पादक हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। उपभोक्ता में 3 होते हैं, एक प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, एक द्वितीयक उपभोक्ता और एक जो है तृतीयक उपभोक्ता। अपघटक जैसे छोटे मोटे जीव जंतु बैक्टीरिया वगैरह हो गए वो सब होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वन पारिस्थितिक यानी कि वन पारिस्थितिकी तंत्र या प्रणाली यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे जो होते हैं ये प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं। बिल्कुल प्राथमिक उत्पादक होते हैं हरे पौधे जो होते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जो छोटे मोटे जीव मतलब कि जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो अपघटक होते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता आपके छोटे मतलब जैसे कि जो घास फूस खाने वाले होते हैं वो शाकाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता आपके मांसाहारी हो जाते हैं जो शाकाहारी पशुओं को खाते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किसे स्थान मिला है? तो ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव और अम्लीय वर्षा, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए इस पर चर्चा करी गई थी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था 29 मार्च 1981 को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 54 धाराएं कुल मिलाकर के हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? 23 मार्च 1974 को लागू किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 64 धाराएं हैं। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, मल जल व मल बहिस्राव को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम में मल जल व मल बहिस्राव को मतलब कि परिभाषित किया गया है इस अधिनियम के द्वारा, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 9 सितंबर 1972 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 66 धाराएं हैं बेटा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है, राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? तो राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं, हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक अरंगा पक्षी विहार है।
अर्गा पश्चिम बिहार की बात की तो झील है, 2 झील है, एक अर्गा एक पार्वती, उन्हीं के जो है मध्यस्थता पर एक पश्चिम बिहार स्थित है, अर्गा पश्चिम बिहार। वहाँ पर कई बार हम लोग तो बचपन से ही जाते रहे हैं, बगल में ही है थोड़ी दूर पर, ठीक है। वहीं पर योगी जी आ रहे हैं। अब योगी जी आ रहे हैं, अब सफाई इतना चालू हो गई, उससे पहले सफाई वफाई कुछ नहीं थी, लेकिन अब जो है सफाई इतना चालू हो गई जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है। पूरा रोड वोड सब साफ हो रहा है, चौतरफा पूरा एरिया में सफाई जा रही है। जितने सफाई करनी, एक दिन भी झाड़ू नहीं उठाते थे, वो सारे झाड़ू लेकर के, खुरपा लेकर के पूरा रोड साफ कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है भनक। तो ऐसे अगर नेता मंत्री बड़े बड़े से दौड़ा ही मारते रहें थोड़ा सा एरिया में, तो एरिया पूरा साफ सुथरा हो जाए। किस क्षेत्र की जनजातियों के आखेटन अधिकार वन्य जीव संरक्षण कानूनों से अप्रभावित रखे गए हैं? तो होगा निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब। प्रश्न आ चुका भैया। प्रश्न है, भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया भैया? 1974 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने सी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तीव्र गति से मैं हर एक चीज़ों को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा एक दशक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक रहा है? तो 1991 से 2001 का दशक जो रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा का न्यूनीकरण दशक रहा है, यानी कि यहाँ पर कम आपदाएं आई हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सर्वप्रथम 1992 में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किस नगर में हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1996 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय गर्माहट जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है, या आप वैश्विक तापन भी कहते हैं हिंदी में, तो उसको कम करने हेतु 1997 में किस नगर में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था इसी के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योटो में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भैया, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 किस नगर में हुआ था? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 किस नगर में हुआ था? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था भैया? 1998 में या 1992 में? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1992 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1992 में आरंभ किया गया। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जैव विविधता का करार कब से प्रभावी हुआ? तो 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यूनेस्को ने मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत किस वर्ष जीवमंडल कोष बनाया था? यूनेस्को ने मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत किस वर्ष जीवमंडल कोष बनाया था? 1971 में जीवमंडल कोष बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप बहुत कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को जान पा रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए, ठीक है। 100 से अधिक क्वेश्चंस हो चुके हैं। जैव विविधता संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया है? 1990 में किया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ, एक बात यहीं पर और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4th सेमेस्टर की क्लास भी प्रारंभ हो चुकी है। जल्द ही आपकी कल से ही जहाँ तक है प्रारंभ हो जाएगी क्लास। जिनको भी जो है 3rd सेमेस्टर में अगर आप हैं, 3rd सेमेस्टर या आपको 5th सेमेस्टर मतलब 3rd और 4th का दोनों का लेना, तो आपके लिए 150 रुपये रखे गए हैं। केवल आपको 4th सेमेस्टर में ज्वाइन होना तो उसके लिए 100 रुपीज़ चार्ज है, और केवल 3rd सेमेस्टर में जुड़ेंगे तो भी 100 रुपीज़ है। 91 61 93 60 62 पर SMS करें। आपकी बार बहुत ही धाकड़ अंदाज में तैयारी होने वाली है, ये बात ध्यान रखेंगे। अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। आपका पेपर समाप्त होने वाला है लगभग में, या जो भी आपका सब्जेक्ट बचे हुए हैं तो आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देना है। तो आपके लिए 4th सेमेस्टर का पूरा जो है कोर्स आपके लिए दे दिया जाएगा। जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे सभी का आपको सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप मतलब कि 4th सेमेस्टर में है तो केवल 100 रुपये, लेकिन 4th सेमेस्टर का लेना तो 100 रुपये। लेकिन आपका 3rd सेमेस्टर का भी बचा हुआ है, 3rd सेमेस्टर भी चाहते हैं तो 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर दोनों अगर मिला लें तो आपका 200 रुपये वैसे होते हैं, ठीक है। 200 रुपये का पूरा कोर्स होता है सभी सब्जेक्ट का मिला करके, लेकिन इसको घटा करके 150 रुपये कर दिए गए हैं, ताकि आप 150 रुपये में ही 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर दोनों में ज्वाइन हो जाएं। चूँकि 4th सेमेस्टर में काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, क्लास
क्लास बस कल से या परसों से प्रारंभ होने वाली है। वैसे 1 तारीख से मैंने बोला था क्लास चलवाने के लिए, बट मैं कल से ही सोच रहा हूँ प्रारंभ कर दूंगा। बट आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है, जुड़ के जाएंगे उतना ही आपका फायदा होगा। पहले सिलेबस डिस्कशन होगा सभी सब्जेक्ट का। सिलेबस डिस्कशन के बाद में चैप्टर 1, 2, 3 इस तरीके से क्लासेस होने शुरू हो जाएंगी। उनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव नोट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जो कि अब की बार ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ज़्यादा पेपर होने वाले हैं। तो अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं, आप MJPRU बरेली से हैं, आप जो है BU झांसी से हैं, आप मासा कुंभरी से हैं, आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं, आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय से हैं, आप राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से हैं, आप चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय से, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय से हैं, आप जो है चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, या आप जो है महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से हैं, या आप सहारनपुर विश्वविद्यालय जो है उसी से हैं, किसी से भी आप हैं, ठीक है, या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु से लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, ठीक है, या आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, सभी का सिलेबस सभी का कोर्स यहाँ पर दिया जाता है। जिन बच्चों को जुड़ना है फटाफट से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का कोर्स यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है मात्र 100 रुपीज़ में एक सेमेस्टर का। अगर 2 सेमेस्टर एक साथ लेंगे तो आपका 150 पड़ेगा अभी के लिए, बाद में 100 रुपये ही एक सेमेस्टर का चार्ज रखा जाएगा। हो सकता है बाद में फीस बढ़ जाए, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे और इन सभी का PDF भी मिल जाएगा। जैसे कि ये फूड मतलब कि आपका ऐसे ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडी का मिल जाएगा। को करिकुलर 4th सेमेस्टर में आपका क्या पढ़ना है, आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना है, उसका मिल जाएगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पढ़ने में। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो कब आरंभ किया गया भैया? 1900। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम 1975 में ही शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में वन अधिकार मान्यता अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में वन अधिकार मान्यता अधिनियम कब पारित किया गया था? 2004 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? बताएं, भारत में किस वर्ष ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 2001 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व मौसम संगठन के आकलन के अनुसार पिछला कौन सा वर्ष पिछले 150 वर्षों में सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है? 2003। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी ग्रह का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया? तो पृथ्वी ग्रह का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2001 से 2002 को मनाया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में किस व्यापक कार्रवाई योजना को स्वीकृत किया गया था? तो एजेंडा 21 को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व नम भूमि दिवस या आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस या नम भूमि दिवस, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहा है। ये मनाया जाता है 2 फरवरी को दिवस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। IPCC के द्वारा जारी चौथी रिपोर्ट में 2035 तक हिमालय के ग्लेशियरों के पूरी तरह पिघल जाने की बात कही गई है। यह रिपोर्ट किस वर्ष जारी की गई थी? यह रिपोर्ट जारी की गई थी 2007 में। ठीक, ग्लेशियर होते हैं बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़, ठीक है, जो पिघलते हैं जब गर्मी बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग इसी को कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्टॉकहोम सम्मेलन में POP से संबंधित किस सन में हस्ताक्षर किया गया था? तो ये किया गया था कब भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 1998 1998 में। अगला प्रश्न, 20 अक्टूबर 2012 को भारत के किस शहर में संयुक्त राष्ट्र का जैव विविधता सम्मेलन संपन्न हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। इससे पहले BA क्रिकर चैनल पर दूसरा हमारा चैनल है, उस पर आप लोगों ने देखा होगा, ये लेक्चर आपके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। तो BA क्रिकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें भी मानव मूल पर्यावरण अध्ययन का सुबह एक क्लास हो चुकी थी। इसके अलावा आपकी और क्लास अगर लेनी तो हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको आप सब्सक्राइब करके उस पर जा करके देखेंगे तो उस पर आपको मिल जाएगी क्लास, ठीक है। तो को करिकुलर मास्टर चैनल का नाम है, आप सर्च करेंगे तो उस पर आपको मानव मूल पर्यावरण अध्ययन की तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। हालांकि आपको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। लगभग जो है 20 से 25 वीडियो का सेट आपको मिल जाएगा। मानव मूल और पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आप हल करो, कितना क्वेश्चंस लेंगे, बहुत क्वेश्चंस मैं आपके लिए करवा चुका हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विभिन्न विश्वविद्यालय के पेपर में जो पूछे जाते हैं उन्हीं को मैं इंक्लूड करके बनाता हूँ मॉडल पेपर, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सभी को जुड़ना चाहिए, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 91 61 93 60 62 पर SMS करें और PDF नोट्स के साथ तैयारी करें। हमारे ग्रुप से जुड़ करके अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेजें, ठीक है। अगर आपको थर्ड का और आपको 4th का दोनों का एक साथ ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपके लिए 150 रुपीज़ है।
केवल आपको फोर्थ का ज्वाइन करना है तो 100 रुपीज़ है। केवल अगर थर्ड का ज्वाइन करना है तो भी 100 रुपीज़ है। तो जिनको जैसे जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। फटाफट से SMS करके आप हमको बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके।